नागरिक शास्त्र या राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 12 अध्याय 7 समकालीन विश्व में सुरक्षा। सबसे पहले इसके परिचय के संदर्भ में हम आपसे चर्चा करेंगे। विश्व राजनीति के बारे में पढ़ते हुए अक्सर हमारा सामना सुरक्षा अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे शब्द से होता है। हम सोचते हैं कि इन शब्दों के अर्थ हमें मालूम है, लेकिन क्या सचमुच हमें इन शब्दों के अर्थ मालूम हैं? बहस या चर्चा को रोकना हो तो अक्सर इस जुमले का इस्तेमाल होता है। कहा जाता है कि यह सुरक्षा का मसला है और देश की भलाई के लिए बड़ा ज़रूरी है। ऐसा कहने का मकसद यह जताना होता है कि मसला बड़ा महत्वपूर्ण अथवा गुप्त है और इस कारण उस पर खुली चर्चा नहीं हो सकती। हम ऐसी फिल्में देखते हैं जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा सब कुछ बड़ा ढका छुपा और ख़तरनाक होता है। ऐसा जान पड़ता है कि मानव सुरक्षा 7 तालों के भीतर की चीज़ हो और जिससे आम नागरिक का कुछ लेना देना न हो। लेकिन लोकतंत्र में कोई भी बात इतनी ढकी छुपी नहीं रखी जा सकती। सुरक्षा के बारे में हमें और ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। सुरक्षा क्या है, भारत के सुरक्षा सरोकार क्या क्या हैं, यह अध्याय इन अध्यायों पर बहस करता है। इसमें सुरक्षा को समझने के 2 नज़रियों की चर्चा की गई है। अध्याय में इस बात पर जोर दिया गया है कि विभिन्न संदर्भ और स्थितियों को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि इसी से सुरक्षा के बारे में हमारा नज़रिया बनता है। यहाँ पर हम कुछ चित्रों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। आप देखें, ये पहला चित्र एक क्रम में, और इस चित्र के बारे में जान लें आप। सुरक्षा के 2 भिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। कुछ चित्र ग्वाटेमाला में चल रहे गृहयुद्ध के हैं। आप देख सकते हैं कि माताएं युद्ध में खोए अपने बच्चों का इंतजार कर रही हैं और युद्ध में शहीद हुए लोगों को याद किया जा रहा है। कुछ चित्र बांग्लादेश के हैं। इनमें बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से पैदा हुई असुरक्षा को दिखाया गया है। विश्व भर में सुरक्षा के जो तौर तरीके हैं या जो उनके मानक हैं या जिन विषय बिंदुओं की चर्चा होती है, इन तस्वीरों में उन सभी चीज़ों का उल्लेख हुबहू हो रहा है। अब आगे देखें आप, सुरक्षा क्या है। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरे से आज़ादी। मानव का अस्तित्व और किसी देश का जीवन खतरों से भरा होता है। तब क्या इसका मतलब यह है कि इस तरह के खतरे को सुरक्षा पर खतरा माना जाए? आदमी जब भी अपने घर से बाहर कदम निकालता है तो उसके अस्तित्व अथवा जीवन यापन के तरीकों को किसी न किसी अर्थ में खतरा जरूर होता है। यदि हमने खतरे का इतना व्यापक अर्थ लिया तो फिर हमारी दुनिया में हर घड़ी और हर जगह सुरक्षा के ही सवाल नजर आएंगे। इसी कारण जो लोग सुरक्षा विषयक अध्ययन करते हैं उनका कहना है कि केवल उन चीज़ों को सुरक्षा से जुड़ी चीज़ों का विषय बनाया जाए जिनसे जीवन के केंद्रीय मूल्यों को खतरा हो। तो फिर सवाल बनता है कि किसके, कुछ चित्र आपके सामने समय समय पर, किसके केंद्रीय मूल्य? क्या पूरे देश के केंद्रीय मूल्य, आम स्त्री पुरुषों के केंद्रीय मूल्य? क्या नागरिकों की नुमाइंदगी करने वाली सरकार हमेशा केंद्रीय मूल्यों का वही अर्थग्रहण करती है जो कोई साधारण नागरिक? इसके अतिरिक्त जब हम केंद्रीय मूल्यों पर मंडराते खतरों की बात कहते हैं तो यह सवाल भी उठता है कि ये खतरे कितने गहरे होने चाहिए। जो मूल्य हमें प्यारे हैं, कमोबेश उन सभी को बड़े या छोटे खतरे होते हैं। क्या हर खतरे को सुरक्षा की समझ में शामिल किया जा सकता है? जब भी कोई राष्ट्र कुछ करता है अथवा कुछ करने में असफल होता है तो संभव है कि इससे किसी अन्य देश के केंद्रीय मूल्यों को हानि पहुंचती हो। जब भी राहगीर अपनी राह में लूटा जाता है तो आम आदमी के रोज़मर्रा के जीवन को क्षति पहुंचती है। फिर भी अगर हम सुरक्षा का इतना व्यापक अर्थ करें तो हाथ पांव हिलाना भी मुश्किल हो जाएगा। हर जगह हमें खतरे नज़र आएंगे। इस तरह देखें तो हम इन बातों से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं, सुरक्षा का रिश्ता एक बड़े गंभीर खतरों से है।
ऐसे खतरे जिनको रोकने के उपाय न किए गए हों तो हमारे केंद्रीय मूल्यों को अपूर्णीय क्षति पहुंचेगी। ये बातें तो ठीक हैं, फिर भी हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि सुरक्षा अपने आप में भुलैयादार धारणा है। मिसाल के लिए हम यह पूछ सकते हैं कि क्या सदियों अथवा दशकों से विभिन्न समाजों में सुरक्षा की एक समान धारणा चली आ रही है? ऐसा हो तो आश्चर्यजनक है, क्योंकि संसार में कितनी ही बातें रोज बदलती रहती हैं। फिर हम यह सवाल भी कर सकते हैं कि क्या किसी खास समय में विश्व के सभी समाजों में सुरक्षा की एक जैसी धारणा है? यह बात भी हजम नहीं होती और आश्चर्यजनक लगती है। करीब 200 मुल्कों के 7 अरब लोग सुरक्षा की एक जैसी धारणा रखते हो। ऐसे में आपको यह जानकर कोई धक्का नहीं लगेगा कि सुरक्षा एक विवादग्रस्त धारणा है। आइए सुरक्षा के विभिन्न धारणाओं को दो कोटियों में रखकर समझने की कोशिश करते हैं, यानी सुरक्षा की पारंपरिक और अपारंपरिक धारणा। पारंपरिक धारणा, बाहरी सुरक्षा। अधिकांशतया हम जब सुरक्षा के बारे में कुछ पढ़े या सुन रहे होते हैं तो हमारा सामना सुरक्षा की पारंपरिक अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षा की धारणा से होता है। सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा में सैन्य खतरे को किसी देश के लिए सबसे खतरनाक माना जाता है। इस खतरे का स्रोत कोई दूसरा मुल्क होता है जो सैन्य हमले की धमकी देकर संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता जैसे किसी देश के केंद्रीय मूल्यों के लिए खतरा पैदा करता है। सैन्य कार्रवाई से आम नागरिकों के जीवन को भी खतरा होता है। शायद ही कभी ऐसा होता है कि किसी युद्ध में सिर्फ सैनिक घायल हों अथवा मारे जाएं। आम स्त्री पुरुष को भी युद्ध में हार उठानी पड़ती है। अक्सर निहत्थे और आम औरत मर्द को जंग का निशाना बनाया जाता है। उनका और उनकी सरकार का हौसला तोड़ने की कोशिश होती है। एक चित्र देखें आप, युद्ध की अर्थव्यवस्था। यहाँ देखें आप, अपने शांति सेना के बारे में सुना होगा। क्या आपको लगता है कि शांति सेना का होना स्वयं में एक विरोधाभासी बात है? पहली तरफ शांति, दूसरी तरफ सेना। इस पर विद्यार्थी आपस में चर्चा करेंगे। और इस चित्र को आपने देखा कि युद्ध क्या वास्तव में लोग अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए करते हैं या उसकी भी कोई अपनी अर्थव्यवस्था है तो क्या है? बुनियादी तौर पर किसी सरकार के पास युद्ध की स्थिति में 3 विकल्प होते हैं: आत्मसमर्पण करना तथा दूसरे पक्ष की बात को बिना युद्ध किए मान लेना, अथवा युद्ध से होने वाले नाश को इस हद तक बढ़ाने के संकेत देना कि दूसरा पक्ष सहम कर हमला करने से बाज आए या युद्ध ठन जाए तो अपनी रक्षा करना ताकि हमलावर देश अपने मकसद में कामयाब न हो सके और पीछे हट जाए, अथवा हमलावर को पराजित कर देना। युद्ध में कोई सरकार भले ही आत्मसमर्पण कर दे, लेकिन वह इसे अपने देश की नीति के रूप में कभी प्रचारित नहीं करना चाहेगी। इस कारण सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने में होता है, जिसे अपरोध कहा जाता है, और युद्ध को सीमित रखने अथवा उसको समाप्त करने से होता है, जिसे रक्षा कहा जाता है। परंपरागत सुरक्षा नीति का एक तत्व और है, इसे शक्ति संतुलन कहते हैं। कोई देश यह कवायद ज़्यादातर अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने की होती, लेकिन आर्थिक और प्रौद्योगिकी की ताकत भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सैन्य शक्ति का यही आधार है। पारंपरिक सुरक्षा नीति का चौथा तत्व है गठबंधन बनाना। गठबंधन में कई देश शामिल होते हैं और सैन्य हमले को रोकने अथवा उससे रक्षा करने के लिए समन्वित कदम उठाते हैं। अधिकांश गठबंधनों को लिखित संधि से एक औपचारिक रूप मिलता है और ऐसे गठबंधनों को यह बात बिल्कुल स्पष्ट रहती है कि खतरा किससे है
किसी देश अथवा गठबंधन की तुलना में अपनी ताकत का असर बढ़ाने के लिए देश गठबंधन बनाते हैं। गठबंधन राष्ट्रीय हितों पर आधारित होते हैं और राष्ट्रीय हितों के बदले पर गठबंधन भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने सन 1980 के दशक में सोवियत संघ के खिलाफ इस्लामी उग्रवादियों को समर्थन दिया, लेकिन ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में अलकायदा नामक समूह के आतंकवादियों ने जब 11 सितंबर 2001 के दिन उस पर हमला किया तो उसने इस इस्लामी उग्रवादियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सुरक्षा की परंपरागत धारणा में माना जाता है कि किसी देश की सुरक्षा को ज़्यादातर खतरा उसकी सीमा के बाहर से होता है। इसकी वजह है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। इस निर्मम मैदान में ऐसी कोई केंद्रीय ताकत नहीं है जो देशों के व्यवहार बर्ताव पर अंकुश रखने में सक्षम हो। किसी देश के भीतर हिंसा के खतरों से निपटने के लिए एक जानी पहचानी व्यवस्था होती है, इसे सरकार कहते हैं, लेकिन विश्व राजनीति में ऐसी कोई केंद्रीय सत्ता नहीं जो सबके ऊपर हो। यह सोचने का लालच हो सकता है। आप देखें इस तरफ, यह जो चित्र आपके सामने दिखाया जा रहा है, परमाणु शक्ति संपन्न बिरादरी। देखिए आप किस तरह से इस कार्टून में दर्शाया गया है। जब कोई नया देश परमाणु शक्ति संपन्न होने की दावेदारी करता है तो बड़ी ताकतें क्या रवैया अख्तियार करती हैं। हमारे पास यह कहने के क्या आधार हैं कि परमाणविक हथियारों से लैस कुछ देशों पर तो विश्वास किया जा सकता है, परंतु कुछ पर नहीं। संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसी सत्ता है अथवा ऐसा बन सकता है। बहरहाल फिलहाल अपनी बनावट के अनुरूप संयुक्त राष्ट्र संघ अपने सदस्य देशों का दास है और इसके सदस्य देश जितनी सत्ता इसको सौंपते और स्वीकारते हैं उतनी ही सत्ता इसे हासिल होती है। अतः विश्व राजनीति में हर देश को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है। पारंपरिक धारणा, आंतरिक सुरक्षा। इतनी बातों को पढ़ने के बाद आपके जीवन में यह सवाल जरूर कौधा होगा कि क्या सुरक्षा आंतरिक शांति और कानून व्यवस्था पर निर्भर नहीं करती। अगर किसी देश के भीतर रक्तपात हो रहा हो अथवा होने की आशंका हो तो वह देश सुरक्षित कैसे हो सकता है। यह बाहर के हमलों से निपटने की तैयारी कैसे करेगा जबकि खुद अपनी सीमा के भीतर सुरक्षित नहीं है। इसी कारण सुरक्षा की परंपरागत धारणा का जरूरी रिश्ता अंदरूनी सुरक्षा से भी है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से इस पहलू पर ज़्यादा जोर नहीं दिया गया, तो इसका कारण यही था कि दुनिया के अधिकांश ताकतवर देश अपनी अंदरूनी सुरक्षा के प्रति कमोबेश आश्वस्त थे। हमने पहले कहा था कि संदर्भ और स्थिति को नज़र में रखना जरूरी है। आंतरिक सुरक्षा ऐतिहासिक रूप से सरकारों का सरोकार बनी चली आ रही थी, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसे हालात और संदर्भ सामने आए कि आंतरिक सुरक्षा पहले की तुलना में कहीं कम महत्व की चीज़ बन गई। सन 1945 के बाद ऐसा जान पड़ा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ अपनी सीमा के अंदर एकीकृत और शांति संपन्न है। अधिकांश यूरोपीय देशों, खासकर ताकतवर पश्चिमी मुल्कों के सामने अपनी सीमा के भीतर बने समुदायों अथवा वर्गों से कोई गंभीर खतरा नहीं था। इस कारण इन देशों में अपना ध्यान सीमा पार के खतरों पर केंद्रित किया। आप देखें, एक हफ्ते का अखबार पर नज़र दौड़ाएं और पूरे विश्व में चल रहे अंदरूनी बाहरी संघर्षों की सूची बनाएं। ये विद्यार्थियों के लिए है और विद्यार्थियों से विशेष निवेदन है कि वे नियमित समाचार पत्रों को, जो प्रमुख समाचार पत्र हैं, जो मानक का ख्याल रखते हैं, ऐसे समाचार पत्रों का वे नियमित अध्ययन करें। इन देशों के सामने बाहरी खतरे क्या थे, क्या यहाँ पर फिर हमें इस संदर्भ और स्थिति पर ध्यान देना होगा। हम इस बात को जानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का दौर चला और इस दौर में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के नेतृत्व वाला पश्चिम गुट तथा सोवियत संघ की अगुवाई वाला साम्यवादी गुट एक दूसरे के आमने सामने थे।
सबसे बड़ी बात यह कि दोनों गुटों को अपने ऊपर एक दूसरे से सैन्य हमले का भय था। इसके अतिरिक्त कुछ यूरोपीय देशों को अपने उपनिवेशों में उपनिवेशीकृत जनता से खून खराबे की चिंता सता रही थी। अब ये लोग आज़ादी चाहते थे। इस सिलसिले में हम याद करें कि 1950 के दशक में फ्रांस को वियतनाम अथवा सन 1950 और 1960 के दशक में ब्रिटेन को केन्या में जूझना पड़ा। उपनिवेशों ने 1940 के दशक के उत्तरार्ध से आज़ाद होना शुरू किया और उनके सुरक्षा सरोकार अक्सर यूरोपीय ताकतों के समान ही थे। कुछ नव स्वतंत्र देश यूरोपीय ताकतों के समान शीत युद्धकालीन गुटों में एक के सदस्य बन गए। ऐसे में इन देशों को जोर पकड़ते शीत युद्ध की चिंता करनी पड़ी और दूसरे खेमे में जाने वाले अपने पड़ोसी देश अथवा दूसरे गुट के नेता संयुक्त राज्य अमेरिका अथवा सोवियत संघ से दुश्मनी ठाननी थी या अमेरिका अथवा सोवियत संघ के किसी साथी देश से वैर मोलना था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जितने युद्ध हुए उसमें 1/3 युद्धों के लिए शीत युद्ध जिम्मेदार रहा। इनमें से अधिकांश युद्ध तीसरी दुनिया में हुए। जिस तरह विदा होती औपनिवेशिक ताकतों को उपनिवेशों में खून खराबे का भय सता रहा था, उसी तरह आज़ादी के बाद कुछ उपनिवेशित मुल्कों को डर था कि उनके यूरोपीय औपनिवेशिक शासक कहीं उन पर हमला न बोल दें। ऐसे में इन मुल्कों को एक साम्राज्यवादी युद्ध से अपनी रक्षा के लिए तैयारी करनी पड़ी। एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों के सामने खड़ी सुरक्षा की चुनौतियां यूरोपीय देशों के मुकाबले 2 मायने में विशिष्ट थी। एक तो इन देशों को अपने पड़ोसी देश से सैन्य हमले की आशंका थी, दूसरे इन्हें अंदरूनी सैन्य संघर्षों की भी चिंता करनी थी। इन देशों को सीमा पार से खतरा तो था ही, खासकर पड़ोसी देशों से, साथ ही भीतर से भी खतरे की आशंका थी। अनेक नवस्वतंत्र देश संयुक्त राज्य अमेरिका या सोवियत संघ अथवा औपनिवेशिक ताकतों से कहीं ज़्यादा अपने पड़ोसी देशों से आशंकित थे। इनके बीच सीमा रेखा और भूक्षेत्र अथवा आबादी पर नियंत्रण को लेकर या एक एक करके सभी सवालों पर झगड़े हुए। अलग राष्ट्र बनाने पर तुले अंदर के अलगाववादी आंदोलनों से भी इन देशों को खतरा था। कोई पड़ोसी मुल्क ऐसे अलगाववादी आंदोलन को हवा दे अथवा उसकी सहायता करे तो 2 पड़ोसी देशों के बीच तनाव की स्थिति बनती थी। विश्व के सहस्त्र संघर्षों में 95% अब आंतरिक युद्ध के अंतर्गत हैं। सन 1946 से 1991 के बीच गृह युद्धों की संख्या में 2 गुनी वृद्धि हुई है, जो पिछले 200 वर्षों में सबसे लंबी छलांग है। इस तरह पड़ोसी देशों से युद्ध और आंतरिक संघर्ष नव स्वतंत्र देशों के सामने सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती थे। सुरक्षा के पारंपरिक तरीके। सुरक्षा की परंपरागत धारणा में स्वीकार किया जाता है कि हिंसा का इस्तेमाल यथासंभव सीमित होना चाहिए। युद्ध के लक्ष्य और साधन दोनों से इसका संबंध है। न्याय युद्ध को यूरोपीय परंपरा का ही एक परवर्ती विस्तार है कि आज लगभग पूरा विश्व मानता है कि किसी देश को युद्ध उचित कारणों यानी आत्मरक्षा अथवा दूसरों को जनसंहार से बचाने के लिए ही करना चाहिए। इस दृष्टिकोण के अनुसार किसी युद्ध में युद्ध साधनों का सीमित इस्तेमाल होना चाहिए। युद्धरत सेना को चाहिए कि वह संघर्ष विमुख शत्रु, निहत्थे व्यक्ति अथवा आत्मसमर्पण करने वाले शत्रु को न मारे। सेना को उतने ही बल का प्रयोग करना चाहिए जितना आत्मरक्षा के लिए जरूरी हो और उसे एक सीमा तक ही हिंसा का सहारा लेना चाहिए। बल प्रयोग तभी किया जाए जब बाकी उपाय असफल हो गए हों। इसके साथ ही विद्यार्थी इस चित्र को देखें, कार्टून को। तीसरी दुनिया के हथियार किस प्रकार से दिखाया जा रहा है, यह है कार्टून। जो अपने ही देश के खिलाफ लड़ते हैं, निश्चित ही वे किन्हीं बातों से नाखुश होते हैं। शायद यह उनकी असुरक्षा ही है जो देश के लिए असुरक्षा पैदा करती है। तार्किक सवाल हैं जिन्हें विद्यार्थी आपस में चर्चा का विषय बनाएं। सुरक्षा की परंपरागत धारणा इस संभावना से इनकार नहीं करती कि देशों के बीच एक न एक रूप में सहयोग हो। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है
निशस्त्रीकरण, अस्त्र नियंत्रण तथा विश्वास की बहाली। निशस्त्रीकरण की मांग होती है कि जब सभी राज्य चाहें, उनका आकार, ताकत और प्रभाव कुछ भी हो, कुछ खास किस्म के हथियारों से बाज आए। उदाहरण के लिए 1972 की जैविक हथियार संधि, बायोलॉजिकल वीपन्स कन्वेंशन, तथा 1992 की रासायनिक हथियार संधि, केमिकल वीपन्स कन्वेंशन में ऐसे हथियार को बनाना और रखना प्रतिबंधित कर दिया गया है। 155 से ज़्यादा देशों ने PWC संधि पर और 181 देशों ने CWC संधि पर हस्ताक्षर किए। BWC संधि क्या है आप देखें, बायोलॉजिकल वीपन्स कन्वेंशन, जैविक हथियार संधि, और दूसरी तरफ केमिकल वेपन्स कन्वेंशन CWC, रासायनिक हथियार संधि। इन दोनों संधियों पर दस्तखत करने वालों में सभी महाशक्तियां शामिल हैं, लेकिन महाशक्तियां अमेरिका तथा सोवियत संघ सामूहिक संहार के अस्त्र यानी परमाणविक हथियार का विकल्प नहीं छोड़ना चाहती थी। इसलिए दोनों ने अस्त्र नियंत्रण का सहारा लिया। अस्त्र नियंत्रण के अंतर्गत हथियारों को विकसित करने अथवा उनको हासिल करने के संबंध में कुछ कायदे कानूनों का पालन करना पड़ता है। सन 1992 की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि, ABM एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि ने अमेरिका और सोवियत संघ को बैलिस्टिक मिसाइलों को रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करने से रोका। ऐसे पृष्ठपात्रों से हमले की शुरुआत की जा सकती थी। संधि में दोनों देशों को सीमित संख्या में ऐसी रक्षा प्रणाली तैनात करने की अनुमति थी, लेकिन इस संधि ने दोनों देशों को ऐसी रक्षा प्रणाली के व्यापक उत्पादन से रोक दिया। जैसा कि हमने अध्याय 1 में देखा है, अमेरिका और सोवियत संघ ने अस्त्र नियंत्रण की कई अन्य संधियों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें सामरिक अस्त्र परसीमन संधि 2 और सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि शामिल है। परमाणु अप्रसार संधि भी एक, इसके आगे हम चलें तो इसको भी देख लें। इस चित्र के भीतर लिखा है, क्या देश पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं? अगर इसमें आप कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं तो गृह रक्षा विभाग के इस आतंक मापी का इस्तेमाल करें। यह मीटर आपको बताता है कि देश पर आतंक का साया कितना घना है। आतंक सूचक सुई को ऊपर दिए गए खानों में से किसी एक पर ले जाएं तो आपके जानते मौजूदा खौफ की सही तस्वीर पेश करता है। इससे पता चलेगा कि अमेरिका जनता आतंकी हमले को लेकर कितनी आशंकित है। आतंक हमारे हर तरफ है और वह कभी भी हम पर झपट सकता है। इस आतंक मापी के बूते आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना भयभीत रहना है। सावधानी पूर्वक सुई घुमाइए। यह देखें चित्र है। वारे पहले तो इन लोगों ने मारक और महंगे हथियार बनाए, फिर इन हथियारों से खुद को बचाने के लिए ये जटिल संधियां की। इसे कहते हैं सुरक्षा। अस्त्र नियंत्रण संधि ही थी क्योंकि इसमें परमाणविक हथियारों के उपार्जन को कायदे कानून के दायरे में ला खड़ा किया। जिन देशों ने सन 1967 से पहले परमाणु हथियार बना लिए थे या उनका परीक्षण कर लिया था, उन्हें इस संधि के अंतर्गत इन हथियारों को रखने की अनुमति दी गई। जो देश सन 1967 तक ऐसा नहीं कर पाए थे, उन्हें ऐसे हथियारों को हासिल करने के अधिकार से वंचित किया गया। परमाणु अप्रसार संधि ने परमाणविक आयुधों को समाप्त तो नहीं किया,
लेकिन उन्हें हासिल कर सकने वाले देशों की संख्या जरूर कम की। ये देखें आप, जाएं तो जाएं कहाँ, ये चित्र देखें आप। क्या हमें शांति विभाग के लिए कुछ लाख डॉलर मिल सकते हैं? नहीं, इतने खर्चे को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। शांति अहिंसा विधेयक पारित करो, ये अहिंसा विभाग की स्थापना करो, ये जनता की मांग है। और दूसरी तरफ 300 अरब डॉलर इराक युद्ध, भूतपूर्व सैनिकों के मामले, ये देखें आप। 425 अरब सालाना रक्षा विभाग, 100 अरब अफगान युद्ध, आंतरिक सुरक्षा 90 अरब। परिणाम स्वरूप यह दृश्य यह संकेत करता है कि युद्ध कितने नुकसानदायक होते हैं, जबकि आम जनता चाहती है कि शांति बनी रहे। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में यह बात भी मानी गई है कि विश्वास बहाली के उपायों से देशों के बीच हिंसाचार कम किया जा सकता है। विश्वास बहाली की प्रक्रिया में सैन्य टकराव और प्रतिद्वंदिता वाले देश सूचनाओं तथा विचारों के नियमित आदान प्रदान का फैसला करते हैं। जो देश एक दूसरे को अपने फौजी मकसद तथा एक हद तक अपनी सैन्य योजनाओं के बारे में बताते हैं। ऐसा करके ये देश अपने प्रतिद्वंदी को इस बात का आश्वासन देते हैं कि उनकी तरफ से औचक हमले की योजना नहीं बनाई जा रही। देश एक दूसरे को यह भी बताते हैं कि उनके पास किस तरह के सैन्य बल हैं। वे यह भी बता सकते हैं कि इन बलों को कहाँ तैनात किया जा रहा है। संक्षेप में कहें तो विश्वासी बहाली की प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि प्रतिद्वंदी देश किसी गलतफहमी या गफलत में पड़कर जंग के लिए आमादा न हो जाए। कुल मिलाकर देखें तो सुरक्षा की परंपरागत धारणा मुख्य रूप से सैन्य बल के प्रयोग अथवा सैन्य बल के प्रयोग की आशंका से संबद्ध है। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में माना जाता है कि सैन्य बल से सुरक्षा को खतरा पहुंचता है और सैन्य बल से ही सुरक्षा को कायम रखा जा सकता है। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा सिर्फ सैन्य खतरों से संबद्ध नहीं, इसमें मानवीय अस्तित्व पर चोट करने वाले व्यापक खतरों और आशंकाओं को शामिल किया है। इसकी शुरुआत होती है पारंपरिक सुरक्षा की धारणा के भीतर स्वीकार किए गए संदर्भी सुरक्षा संदर्भी पर सवाल उठाकर। ऐसा करते हुए सुरक्षा के 3 और तत्वों, किन चीज़ों की सुरक्षा, किन खतरों से सुरक्षा और सुरक्षा के तरीके पर प्रश्न लगाया जाता है। जब हम संदर्भी की बात करते हैं तो हमारा आशय होता है सुरक्षा किसको चाहिए। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में भू क्षेत्र और संस्थाओं सहित राज्य को संदर्भी माना जाता है। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में संदर्भी का दायरा बड़ा होता है। जब हम पूछते हैं कि सुरक्षा किसको, तो सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के प्रतिपादकों का जवाब होता है सिर्फ राज्य ही नहीं, व्यक्तियों और समुदायों या कहें कि समूची मानवता को सुरक्षा की जरूरत है। इसी कारण सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को मानवता की सुरक्षा अथवा विश्व रक्षा कहा जाता है। मानवता की रक्षा का विचार जनता जनार्दन की सुरक्षा को राज्यों की सुरक्षा से बढ़कर मानता है। मानवता की सुरक्षा और राज्य की सुरक्षा एक दूसरे के पूरक होने चाहिए और अक्सर होते भी हैं। लेकिन सुरक्षित राज्य का मतलब हमेशा सुरक्षित जनता नहीं। नागरिकों को विदेशी हमले से बचना भले ही उनकी सुरक्षा जरूरी शर्त हो, लेकिन इतने भर को पर्याप्त नहीं माना जा सकता। सच्चाई यह है कि पिछले 100 वर्षों में जितने लोग विदेशी सेना के हाथों मारे गए, उससे कहीं ज़्यादा लोग खुद अपनी सरकारों के हाथों खेत रहे। मानवता की सुरक्षा के सभी पैरोकार मानते हैं कि इसका प्राथमिक लक्ष्य व्यक्तियों की संरक्षा है। बहरहाल इस बात पर मतभेद है कि ठीक ठाक ऐसे कौन से खतरे हैं जिनसे व्यक्तियों को बचाया जाना चाहिए। मानवता की सुरक्षा का संकीर्ण अर्थ लेने वाले पैरोकारों का जोर व्यक्तियों को हिंसक खतरों यानी खून खराबे से बचाने पर होता है।
यह संयुक्त राष्ट्र संघ के भूतपूर्व महासचिव कोफी अन्नान के शब्दों में कहें तो ऐसे पैरोकारों का आशय होता है व्यक्तियों और समुदायों को अंदरूनी खून खराबों से बचाना। मानवता की सुरक्षा का व्यापक अर्थ लेने वाले पैरोकारों का तर्क है कि खतरों की सूची में अकाल, महामारी और आपदाओं को शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि युद्ध, जनसंहार और आतंकवाद साथ मिलकर जितने लोगों को मारते हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग अकाल, महामारी और प्राकृतिक आपदा की भेंट चढ़ जाते हैं। मानवता की सुरक्षा के व्यापकतम अर्थ में आर्थिक सुरक्षा और मानवीय गरिमा की सुरक्षा को शामिल किया जाता है। तनिक अलग अंदाज में कहें तो मानवता की रक्षा के व्यापकतम नज़रिए में जोर अभाव से मुक्ति और भय से मुक्ति पर दिया जाता है। विश्वव्यापी खतरे जैसे वैश्विक तापवृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद तथा एड्स और बर्ड फ्लू, इस समय कोरोना जैसी महामारियों, आप देखें अब लग रहा है कि बात हो रही है, इसी ही में सचमुच के आदमी के लिए सचमुच की सुरक्षा करता हूँ। और यह चित्र देखें आप, ठीक है, सुरक्षा की परिभाषा की तरफ एक संकेत। जैसी महामारियों के मद्देनज़र 1990 के दशक में विश्व सुरक्षा की धारणा उभरी। कोई भी देश इन समस्याओं का समाधान अकेले नहीं कर सकता। ऐसा भी हो सकता है कि किन्हीं स्थितियों में किसी एक देश को इन समस्याओं की मार बाकियों की अपेक्षा ज़्यादा झेलनी पड़े। उदाहरण के लिए, वैश्विक तापवृद्धि से अगर समुद्र तल 2 मीटर ऊंचा उठता है तो बांग्लादेश का 20% हिस्सा डूब जाएगा, कमोबेश पूरा मालदीव सागर में समा जाएगा और थाईलैंड की 50% आबादी को खतरा पहुंचेगा। चूँकि इन समस्याओं की प्रकृति वैश्विक है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, भले ही इसे हासिल करना मुश्किल हो। खतरे के नए स्रोत। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के दो पक्ष हैं, मानवता की सुरक्षा और विश्व सुरक्षा। ये दोनों सुरक्षा के संदर्भ में खतरों की बदलती प्रकृति, आप देखें, खतरों की बदलती प्रकृति पर जोर देते हैं। हम इस खंड में ऐसे कुछ खतरों की चर्चा करेंगे। आतंकवाद का आशय राजनीतिक खून खराबे से है, जो जानबूझकर और बिना किसी मुरव्वत के नागरिकों को अपना निशाना बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद एक से ज़्यादा देशों में व्याप्त है और उसके निशाने पर कई देशों के नागरिक हैं। कोई राजनीतिक संदर्भ या स्थिति नापसंद हो तो आतंकवादी समूह उसे बल प्रयोग अथवा बल प्रयोग की धमकी देकर बदलना चाहते हैं। जनमानस को आतंकित करने के लिए नागरिकों को निशाना बनाया जाता है और आतंकवाद नागरिकों के असंतोष का इस्तेमाल राष्ट्रीय सरकारों अथवा संघर्षों में शामिल अन्य पक्ष के खिलाफ करता है। आतंकवाद के चिर परिचित उदाहरण हैं विमान अपहरण अथवा भीड़ भरी जगहों से रेलगाड़ी, होटल, बाजार या ऐसी अन्य जगहों पर बम लगाना। सन 2001 के 11 सितंबर को आतंकवादियों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला बोला। इस घटना के बाद से दूसरे मुल्क और वहाँ की सरकारें आतंकवाद पर ज़्यादा ध्यान देने लगी हैं। बहरहाल आतंकवाद कोई नई परिघटना नहीं है। गुजरे वक्त में आतंकवाद की अधिकांश घटनाएं मध्य पूर्व, यूरोप, लातिनी अमेरिका और दक्षिणी एशिया में हुई। मानवाधिकार को 3 कोटियों में रखा गया है। हो सकता है आपको लगे कि मानवाधिकारों की इससे कहीं ज़्यादा कोटियाँ हो सकती हैं, लेकिन इन तीनों कोटियों से मानवाधिकार विषयक चर्चा की शुरुआत की जा सकती है। पहली कोट राजनीतिक अधिकारों की है, जैसे अभिव्यक्ति और सभा करने की आज़ादी, और दूसरी कोट आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की है। अधिकारों की तीसरी कोट में उपनिवेशीकृत जनता अथवा जाति और मूलवासी अल्पसंख्यकों के अधिकार आते हैं। इस वर्गीकरण को लेकर व्यापक सहमति है, लेकिन इस बात पर सहमति नहीं बन पाई है
कि इनमें से किस कोटि के अधिकारों को सार्वभौम मानवाधिकारों की संज्ञा दी जाए, या इन अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को क्या करना चाहिए। 1990 के दशक से कुछ घटनाओं, मसलन खांडा में जनसंहार, कुवैत पर इराक का हमला और पूर्वी तिमूर में इंडोनेशियाई सेना के रक्तपात के कारण बहस चल पड़ी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को मानवाधिकारों के हनन की स्थिति में हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं। कुछ का तर्क है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को अधिकार देता है कि वह मानवाधिकारों की रक्षा के लिए हथियार उठाए। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी हैं जिनका तर्क है कि संभव है ताकतवर देशों के हितों से यह निर्धारित होता हो कि संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार उल्लंघन के किस मामले में कार्रवाई करेगा और किस में नहीं। खतरे का एक और स्रोत वैश्विक निर्धनता है। विश्व की जनसंख्या फिलहाल 760 करोड़ है और यह आंकड़ा 21वीं सदी के मध्य तक 1000 करोड़ हो जाएगा। फिलहाल विश्व की कुल जनसंख्या वृद्धि का 50% सिर्फ 6 देशों भारत, चीन, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और इंडोनेशिया में घटित हो रहा है। अनुमान है कि अगले 50 सालों में दुनिया के सबसे गरीब देशों में जनसंख्या 3 गुनी बढ़ेगी, जबकि इसी अवधि में अनेक धनी देशों की जनसंख्या घटेगी। प्रति व्यक्ति उच्च आय और जनसंख्या की कम वृद्धि के कारण धनी देश अथवा सामाजिक समूहों को और धनी बनने में मदद मिलती है। जबकि प्रति व्यक्ति निम्न आय और जनसंख्या की तीव्र वृद्धि एक साथ मिलकर गरीब देशों और सामाजिक समूहों को और गरीब बनाते हैं। विश्व स्तर पर यह असमानता उत्तरी गोलार्ध के देशों को दक्षिणी गोलार्ध के देशों से अलग करती है। दक्षिणी गोलार्ध के देशों में असमानता अच्छी खासी बढ़ी है। यहाँ कुछ देशों ने आबादी की रफ्तार को काबू में किया है और आय को बढ़ाने में सफल रहे हैं, जबकि बाकी देश ऐसा नहीं कर पाए हैं। उदाहरण के लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा सशस्त्र संघर्ष अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के दक्षिणवर्ती देशों में होते हैं। यह इलाका दुनिया का सबसे गरीब इलाका है। 21वीं सदी के शुरुआती समय में इस इलाके के युद्धों में शेष दुनिया की तुलना में कहीं ज़्यादा लोग मारे गए। दक्षिणी गोलार्ध के देशों में मौजूद गरीबी के कारण अधिकाधिक लोग बेहतर जीवन, खासकर आर्थिक अवसरों की तलाश में। यहाँ पर आप एक चार्ट देखें, दिखाया जा रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आय प्रत्याशा, जन्म के समय आय प्रत्याशा। सहारा मरुस्थल के दक्षिणी देश 40 वर्ष, लगभग उन सभी समाजों में जहाँ औसत आयु 70 वर्ष से ज़्यादा है, निजी आय $1000 से अधिक है। फिर भी सन 1975 में इन देशों में आय प्रत्याशा और आमदनी का एक ब्यौरा। क्यूबा 70 वर्ष और $540, श्रीलंका 80 वर्ष और $200, ब्राज़ील 61 वर्ष और $750, लीबिया 63 वर्ष और $3000। ये आंकड़े दिखाते हैं किसी देश में आय और सेवाओं का बंटवारा जिस ढंग से होता है उसका गहरा असर समाज के स्वास्थ्य की दशा पर पड़ता है। इधर देखिए आप, शिशु मृत्यु दर, 1 वर्ष की उम्र पूरी करने से पहले मृत्यु की चपेट में आने वाले शिशुओं की संख्या। स्वीडन में 1000 में 3, विकसित देश औसतन 100 में 1, भारतीय उपमहाद्वीप में 7 में 1। आप देखिए अफ्रीका के कुछ हिस्सों में 5 में 1। भोजन के अभाव, साफ सफाई की कमी और अपर्याप्त चिकित्सकीय देखभाल की वजह से बच्चे और शिशु ज़्यादा चपेट में आते हैं। 5 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले बाल मृत्यु, विकासशील देश 50%, विकसित देश 5%। कितना बड़ा अंतर है देख सकते हैं। उत्तरी गोलार्ध के देशों में प्रवास कर रहे हैं।
इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक मतभेद उठ खड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय कायदे कानून, अप्रवासी जो अपनी मर्जी से स्वदेश छोड़ते हैं और शरणार्थी जो युद्ध, प्राकृतिक आपदा अथवा राजनीतिक उत्पीड़न के कारण स्वदेश छोड़ने पर मजबूर होते हैं, में भेद करते हैं। सामान्यतया उम्मीद की जाती है कि कोई राज्य शरणार्थियों को स्वीकार करेगा, लेकिन उन्हें अप्रवासियों को स्वीकारने की बाध्यता नहीं होती। शरणार्थी अपनी जन्मभूमि को छोड़ते हैं, जबकि जो लोग अपना घर बार छोड़ चुके हैं परंतु राष्ट्रीय सीमा के भीतर ही हैं, उन्हें आंतरिक रूप से विस्थापित जन कहा जाता है। 1990 के दशक के शुरुआती सालों में हिंसा से बचने के लिए कश्मीर घाटी छोड़ने वाले कश्मीरी पंडित आंतरिक रूप से विस्थापित जन के उदाहरण हैं। विश्व का शरणार्थी मानचित्र विश्व के संघर्ष मानचित्र से लगभग हूबहू मेल खाता है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध के देशों में सशस्त्र संघर्ष और युद्ध के कारण लाखों लोग शरणार्थी बने और सुरक्षित जगह की तलाश में निकले हैं। 1990 से 1995 के बीच 70 देशों के मध्य कुल 93 युद्ध हुए और इनमें लगभग 55.5 लाख लोग मारे गए। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति, परिवार और कभी कभी पूरे समुदाय को सर्वव्याप्त भय अथवा आजीविका, पहचान और जीवन यापन के परिवेश के नाश के कारण जन्मभूमि छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। युद्ध और शरणार्थियों के प्रवास के आपसी रिश्ते पर नज़र डालने से पता चलता है कि सन 1990 के दशक में कुल 60 जगहों से शरणार्थी प्रवास करने को मजबूर हुए और इनमें 3 को छोड़कर शेष सभी के मूल में सशस्त्र संघर्ष था। HIV, एड्स, बर्ड फ्लू और सार्स जैसी महामारियां आप्रवास, व्यवसाय, पर्यटन और सैन्य अभियानों के जरिए बड़ी तेजी से विभिन्न देशों में फैली हैं। इन बीमारियों के फैलाव को रोकने में किसी एक देश की सफलता अथवा असफलता का प्रभाव दूसरे देशों में होने वाले संक्रमण पर पड़ता है। अनुमान है कि 2003 तक पूरी दुनिया में 4 करोड़ लोग, यह पिछला अनुमान था, HIV, एड्स से संक्रमित हो चुके थे। इनमें 2/3 लोग अफ्रीका में रहते हैं, जबकि शेष के 50% दक्षिण एशिया में, उत्तरी अमेरिका तथा दूसरे औद्योगिक देशों में। उपचार की नई विधियों के कारण 1990 के दशक के उत्तरार्ध के वर्षों में HIV, एड्स से होने वाली मृत्यु की दर में तेजी से कमी आई है, लेकिन अफ्रीका जैसे गरीब इलाके के लिए ये उपचार कीमत को देखते हुए आकाश कुसुम कहे जाएंगे। जबकि अफ्रीका को ज़्यादा गरीब बनाने में HIV, एड्स महत्वपूर्ण घटक साबित हुआ है। एबोला वायरस, हंटा वायरस और हेपेटाइटिस C जैसी कुछ नई बीमारियां उभरी हैं, जिनके बारे में जानकारी भी कुछ खास नहीं है। TB, मलेरिया, डेंगू बुखार और हैजा जैसी पुरानी महामारियों ने औसत प्रतिरोधक रूप धारण कर लिया है और इससे उनका उपचार कठिन हो गया है। जानवरों में महामारी फैलने के भारी आर्थिक दुष्प्रभाव होते हैं। 1990 के दशक के उत्तरार्ध के सालों से ब्रिटेन ने मैड काऊ महामारी के भड़क उठने के कारण अरबों डॉलर का नुकसान उठाया है और बर्ड फ्लू के कारण कई दक्षिण एशियाई देशों को मुर्ग निर्यात बंद करना पड़ा। ऐसी महामारियां बताती हैं कि देशों के बीच पारस्परिक निर्भरता बढ़ रही है और राष्ट्रीय सीमाएं अब पहले की तुलना में कम सार्थक रह गई हैं। इन महामारियों का संकेत है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने की जरूरत है। सुरक्षा की धारणा में विस्तार करने का यह मतलब नहीं है कि हम हर तरह के कष्ट या बीमारी को सुरक्षा विषय चर्चा के दायरे में शामिल कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो सुरक्षा की धारणा में संगत नहीं रह जाती। ऐसे में हर चीज़ सुरक्षा का मसला हो सकती है। इसी कारण किसी मसले को सुरक्षा का मसला कहलाने के लिए एक स्वीकृत न्यूनतम मानक पर खरा उतरना जरूरी है। मिसाल के लिए, अगर किसी मसले से संदर्भी राज्य अथवा जनसमूह के अस्तित्व को खतरा हो रहा हो तो उसे सुरक्षा का मसला कहा जा सकता है, चाहे इस खतरे की प्रकृति कुछ भी हो। उदाहरण के लिए मालदीव को ये देखें, आप इस कार्टून को आप देखें, प्राकृतिक आपदाएं और आतंकवाद,
यहाँ 2 मुद्दे दिखाए गए, उनसे दुनिया कैसे उभरे। मालदीव को वैश्विक तापवृद्धि से खतरा हो सकता है क्योंकि समुद्र तल के ऊंचा उठने से इसका ज़्यादातर हिस्सा डूब जाएगा, जबकि दक्षिणी अफ्रीका देशों में HIV एड्स से गंभीर खतरा है क्योंकि यहाँ हर 6 वयस्क व्यक्ति में एक इस रोग। बोत्सवाना की हालत सबसे बदतर है, वहाँ 3 में से 1 व्यक्ति HIV एड्स पीड़ित है। 1994 में रवांडा की तुत्सी जनजाति के अस्तित्व पर खतरा मंडराया क्योंकि प्रतिद्वंदी हुतु जनजाति ने कुछ ही हफ्तों में लगभग 5 लाख तुत्सी लोगों को मार डाला। इससे पता चलता है कि सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा भी सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के समान स्थानीय संदर्भों के अनुकूल परिवर्तनशील है। सहयोग मूलक सुरक्षा। हमने देखा कि सुरक्षा पर मंडराते इन अनेक अपारंपरिक खतरों से निपटने के लिए सैन्य संघर्ष की नहीं बल्कि आपसी सहयोग की जरूरत है। आतंकवाद से लड़ने अथवा मानवाधिकारों को बहाल करने में भले ही सैन्य बल की कोई भूमिका हो, और यहाँ भी सैन्य बल एक सीमा तक ही कारगर हो सकता है, लेकिन गरीबी मिटाने, तेल तथा बहुमूल्य धातुओं की आपूर्ति बढ़ाने, आप्रवासियों और शरणार्थियों की आवाजाही के प्रबंधन तथा महामारी के नियंत्रण में सैन्य बल से क्या मदद मिलेगी, यह कहना मुश्किल है। वस्तुतः ऐसे अधिकांश मसलों में सैन्य बल के प्रयोग से मामला और बिगड़ेगा। ज़्यादा प्रभावी यही होगा कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से रणनीतियाँ तैयार की जाएं। सहयोग द्विपक्षीय, 2 देशों के बीच, क्षेत्रीय, महादेशी अथवा वैश्विक स्तर का हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि खतरे की प्रकृति क्या है और विभिन्न देश इससे निपटने के लिए कितने इच्छुक तथा सक्षम हैं। सहयोगात्मक मूलक सुरक्षा में विभिन्न देशों के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर की अन्य संस्थाएं जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आदि, स्वयं सेवी संगठन, एमनेस्टी इंटरनेशनल, रेड क्रॉस, निजी संगठन तथा दानदाता संस्थाएं, चर्च और धार्मिक संगठन, मजदूर संगठन, सामाजिक और विकास। इस तरफ आप देख लें। इसके साथ ही फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखें, युद्ध, आतंकवाद, इसका चित्र देखें, और यहाँ पर आप देखें विश्व के विस्थापित लोगों को कहाँ शरण दी गई। 16% अमेरिका, 11% एशिया और पैसिफिक, 30% अफ्रीका और 26% मिडिल ईस्ट और उत्तरी अफ्रीका, 17% यूरोप। युद्ध और आतंकवाद का चेहरा एक बार फिर देख लें आप। व्यावसायिक संगठन और निगम तथा जानी मानी हस्तियां जैसे नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा शामिल हो सकते हैं। सहयोग मूलक सुरक्षा में भी अंतिम उपाय के रूप में बल प्रयोग किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी उन सरकारों से निपटने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे सकती हैं जो अपनी ही जनता को मार रही हों अथवा गरीबी, महामारी और प्रलयंकारी घटनाओं की मार झेल रही जनता के दुख दर्द की उपेक्षा कर रही हों। ऐसी स्थिति में सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा का जोर होगा कि बल प्रयोग सामूहिक स्वीकृति से और सामूहिक रूप में किया जाए, न कि कोई एक देश अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी और स्वयंसेवी संगठनों समेत अन्यों की मर्जी पर कान दिए बगैर बल प्रयोग का रास्ता अख्तियार करें। भारत सुरक्षा की रणनीतियाँ। भारत को पारंपरिक सैन्य अपारंपरिक खतरों का सामना करना पड़ा है। ये खतरे सीमा के अंदर से भी उभरे और बाहर से भी। भारत की सुरक्षा नीति के 4 बड़े घटक हैं और अलग अलग वक्त में इन्हीं घटकों के हेर फेर से सुरक्षा की रणनीति बनाई गई है। सुरक्षा नीति का पहला घटक रहा सैन्य क्षमता को मजबूत करना, क्योंकि भारत पर पड़ोसी देशों से हमले होते रहे हैं। पाकिस्तान ने 1947, 48, 1965,
1961 तथा 1999 में, और चीन ने सन 1962 में भारत पर हमला किया। दक्षिणी एशियाई इलाके में भारत के चारों तरफ परमाणु हथियारों से लैस देश हैं। ऐसे में भारत के परमाणु परीक्षण करने के फैसले 1998 को उचित ठहराते हुए भारतीय सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का तर्क दिया था। भारत ने सन 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया था। भारत की सुरक्षा नीति का दूसरा घटक है अपने हितों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कायदों और संस्थाओं को मजबूत करना। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एशियाई एकता, औपनिवेशीकरण और निरस्त्रीकरण के प्रयासों की हिमायत की। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में संयुक्त राष्ट्र संघ को अंतिम पंच मानने पर जोर दिया। भारत ने हथियारों के अप्रसार के संबंध में एक सार्वभौम और बिना भेदभाव वाली नीति चलाने की पहलकदमी की, जिसमें हर देश को सामूहिक संहार के हथियारों, जैविक, रासायनिक से संबद्ध बराबर के अधिकार और दायित्व हों। भारत ने नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग उठाई, और सबसे बड़ी बात यह है कि दो महाशक्तियों की खेमेबाजी से अलग उसने कूटनिरपेक्षता के रूप में विश्व शांति का तीसरा विकल्प सामने रखा। भारत उन 160 देशों में शामिल है जिन्होंने 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। क्योटो प्रोटोकॉल में वैश्विक ताप वृद्धि पर काबू रखने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के संबंध में दिशा निर्देश बताए गए हैं। सहयोगमूलक सुरक्षा की पहलकदमियों के समर्थन में भारत ने अपनी सेना संयुक्त राष्ट्र संघ के शांत बहाली के मिशनों में भेजी है। भारत की सुरक्षा रणनीति का तीसरा घटक है देश की अंदरूनी सुरक्षा समस्याओं से निपटने की तैयारी। नागालैंड, मिजोरम, पंजाब और कश्मीर जैसे क्षेत्रों से कई उग्रवादी समूहों ने समय समय पर इन प्रांतों को भारत से अलगाने की कोशिश की। भारत ने राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का पालन किया है। यह व्यवस्था विभिन्न समुदायों और जनसमूहों को, आप देखें, परंपरागत सुरक्षा और अपरंपरागत सुरक्षा के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा किए जाने वाले खर्च की तुलना करें। देखें विद्यार्थी, और यहाँ पर भी देखें जो चर्चा, मुझे यह सुनकर अच्छा लगता है कि मेरे देश के पास परमाणु हथियार है, लेकिन कोई मुझे यह समझाए कि क्या इससे मैं ज़्यादा सुरक्षित हो गया हूँ? क्या मेरा परिवार ज़्यादा सुरक्षित हो गया है? विभिन्न जन समुदायों अपनी शिकायतों को खुलकर रखने और सत्ता में भागीदारी करने का मौका देती हैं। आखिर में एक बात यह कि भारत में अर्थव्यवस्था को इस तरह विकसित करने के प्रयास किए गए हैं कि बहुसंख्यक नागरिकों को गरीबी और अभाव से निजात मिले तथा नागरिकों के बीच आर्थिक असमानता ज़्यादा न हो। ये प्रयास ज़्यादा सफल नहीं हुए हैं। हमारा देश अब भी गरीब है और असमानताएं मौजूद हैं। फिर भी लोकतांत्रिक राजनीति से ऐसे उपलब्ध हैं कि गरीब और वंचित नागरिक अपनी आवाज़ उठा सकें। लोकतांत्रिक रीत से निर्वाचित सरकार के ऊपर दबाव होता है कि वह आर्थिक समृद्धि को मानवीय विकास का सहगामी बनाए। इस प्रकार लोकतंत्र सिर्फ राजनीतिक आदर्श नहीं है, लोकतांत्रिक शासन जनता को ज़्यादा सुरक्षा मुहैया कराने का साधन भी है। इस संदर्भ में भारतीय लोकतंत्र की सफलता और असफलताओं के बारे में आप एक और किताब में विस्तार से पढ़ेंगे। यह किताब स्वातंत्रोत्तर भारत की राजनीति पर केंद्रित है। और आप देखें, प्रश्नों की श्रृंखला शुरू हो इससे पहले आप इन बिंदुओं को भी देख लें कि विद्यार्थियों को क्या करना है। पहले भी बताया गया था या बार बार बताया जाता है कि मिलजुल कर कार्य करें। नदी के किनारे बसे इन 4 गांवों की काल्पनिक स्थिति का वर्णन करें।
नदी किनारे 4 गांव कोटा गांव, ग्योली, कंडवी और गोप्पा आसपास बसे हैं। कोटा गांव के लोग नदी के किनारे सबसे पहले आकर बसे। इलाके के प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों पर उनकी आबाद पहुंच थी। धीरे धीरे विभिन्न क्षेत्रों के लोग इस इलाके में आने लगे क्योंकि यहाँ पानी और प्राकृतिक संसाधन बहुतायत में उपलब्ध थे। अब यहाँ 4 गांव हैं। समय गुजरने के साथ इन गांव की आबादी भी बढ़ी, लेकिन संसाधन नहीं बढ़े। हर गांव ने अपनी सीमा रेखा और उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों पर दावेदारी जतानी शुरू की। कोटाबाग गांव के लोग इस इलाके में सबसे पहले आकर बसे थे, इसलिए वे संसाधनों में ज़्यादा हिस्सा चाहते थे। कंडली और ग्योली गांव के लोगों का कहना था कि हमारे गांव की आबादी बाकियों की तुलना में ज़्यादा है, इसलिए हमें ज़्यादा हिस्सा चाहिए। गोप्पा गांव के लोगों का कहना था कि हम लोग रईसी की ज़िंदगी जीते, इसलिए हमें ज़्यादा बड़ा हिस्सा मिलनी चाहिए, भले ही हमारे गांव की जनसंख्या कम हो। चारों गांव के लोग एक दूसरे की मांग से असहमत थे और संसाधनों का इस्तेमाल अपनी मनमर्जी से कर रहे थे। इस वजह से गांव वालों के बीच बराबर झगड़े होने लगे। धीरे धीरे लोग इस स्थिति से तंग आ गए और उनका चैन जाता रहा। अब इन चारों गांव के लोग उसी तरह जीना चाहते थे जैसे बरसों पहले भी जी रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि इस स्वर्ण युग में कैसे लौटा जाए। प्रत्येक गांव की विशेषता का वर्णन करते हुए एक संक्षिप्त नोट तैयार करें। यह वर्णन ऐसा हो कि उससे आज के राष्ट्रों की वास्तविक प्रकृति की झलक मिलती हो। बच्चे ग्रुप बना लेंगे और उस ग्रुप में एक गांव का प्रतिनिधित्व करेंगे। गांव की विशेषता का वर्णन करने वाला एक संक्षिप्त नोट हर समूह को दिया जाए। इस समूह को जो नोट मिले वह उसी गांव की विशेषता को धारण करे। पुराने दिनों की तरह किस प्रकार रहा जाए, इस विषय पर चर्चा के लिए समूह के विद्यार्थी अपने विचार रखें। गांव के नुमाइंदों के रूप में सभी समूह किसी समाधान तक पहुंचने के लिए आपस में मुक्त भाव से चर्चा करें। इसके लिए समय निर्धारित होना चाहिए 20 मिनट का। सभी तर्क रखें। सभी समूह के परिणाम कुछ इस प्रकार होगा। एक मैत्रीपूर्ण समझौता जिसमें सबकी मांगों का ध्यान रखा गया हो। ऐसा शायद ही कभी होता है, या पूरी बहस बगैर किसी मकसद को सीधे खत्म हो जाएगी। और इसी गांव को राष्ट्र के रूप में वर्णित करें और सुरक्षा खतरों की समस्याओं को भौगोलिक क्षेत्र, अखंडता, प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच, विद्रोहवाद से जुड़ें। यह शिक्षकों के लिए समूहों के बीच जब बातचीत हो रही हो तो आपने जो कुछ देखा उसके बारे में बात कीजिए और समझाइए कि विभिन्न राष्ट्र भी ऐसे मसलों पर इसी तरह बातचीत करते हैं। विभिन्न राष्ट्रों के भीतर और विभिन्न राष्ट्रों के बीच अभी जो सुरक्षा के मसले मौजूद हैं उनमें कुछ का हवाला देते हुए इस अध्याय को पूर्ण किया जा सकता है। और आप देखें जो प्रश्न है, अर्थ मिलाना है, विश्वास बहाली के उपाय, अस्त्र नियंत्रण, गठबंधन, शस्त्रीकरण। यह जो नीचे 4 विकल्प दिए गए कौन किससे मिलता है। आप सुरक्षा का परंपरागत सरोकार, सुरक्षा का अपारंपरिक सरोकार, खतरे की स्थिति में नहीं का दर्जा देंगे। ये देखें, ये जो बिंदु है विषय बिंदु, चिकनगुनिया, डेंगू बुखार का प्रसार, पड़ोसी देशों से कामगार की आमद, पड़ोसी राज्यों से कामगारों की आमद, अपने इलाके को राष्ट्र बनाने की मांग करने वाले समूहों का उदय, अपने इलाके को अधिक स्वायत्तता देने की मांग करने वाले समूह का उदय, देश की सशस्त्र सेना को आलोचनात्मक नज़र से देखने वाला अखबार। परंपरागत और अपारंपरिक सुरक्षा में क्या अंतर है। गठबंधनों का निर्माण करना और रखना इनमें से किस कोट में आता है। तीसरी दुनिया के देशों और विकसित देशों की जनता के सामने मौजूद खतरों में क्या अंतर है। आतंकवाद सुरक्षा के लिए परंपरागत खतरे की श्रेणी में आता है। और प्रश्नावली है, सुरक्षा के परंपरागत दृष्टिकोण के हिसाब से बताएं कि अगर किसी राष्ट्र पर खतरा मंडरा रहा हो तो उसके सामने क्या विकल्प होते हैं। शक्ति संतुलन क्या है, कोई देश इसे कैसे कायम करता है। सैन्य गठबंधन का क्या उद्देश्य होते हैं, किसी ऐसे सैन्य गठबंधन का नाम बताइए जो अभी मौजूद है, इस गठबंधन के उद्देश्य भी बताइए। पर्यावरण के तेजी से हो रहे नुकसान से देशों की सुरक्षा को गंभीर पैदा हो गया है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं। उदाहरण देते हुए अपने तर्कों की पुष्टि
कीजिए। देशों के सामने फिलहाल जो खतरे मौजूद हैं उनमें परमाणविक हथियार का सुरक्षा अथवा अवरोध के लिए बड़ा सीमित उपयोग रह गया। इस कथन का विस्तार करें। भारतीय परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए किस किस्म की सुरक्षा को वरीयता दी जानी चाहिए, पारंपरिक अथवा अपारंपरिक? अपने तर्क की पुष्टि में आप कौन से उदाहरण दे सकते हैं? और ये जो कार्टून है युद्ध और आतंकवाद का जो संबंध दिखाया गया है, इसके पक्ष और विपक्ष में टिप्पणी देखिए आप। वार, ये बिंदु है, टेररिज्म और वार, इस विषय पर पक्ष और विपक्ष में विद्यार्थियों को अपनी टिप्पणी करनी है। और इसी के साथ आपका यह अध्याय पूर्ण होता है। फिर से एक बार इस चित्र को देखें, इस कार्टून को समझें।